साथियों, मैं केशव आप सभी का स्वागत करता हूं द स्ट्रिक्ट गुरुकुल वाईटी प्लेटफॉर्म पर। और आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आज के सेशन के अंदर हम जो है राज्यपाल पढ़ेंगे और समझेंगे राज्यपाल क्या होता है। जिसको इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो भी देख सकता है, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है वो रिवीजन पर्पज़ के लिए भी जो है लेक्चर को ले सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न ज़रा सा सिंपल सा ही है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न। आप कहाँ पे रहते हैं? कोई महाअनुभव रहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञानी रहेंगे। हम कमरे में रहते हैं, हम घर में रहते हैं, हम मकराना में रहते हैं, हम कुचामन टिडवाना में रहते हैं, हम राजस्थान में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं। तो देखो अपन कहाँ पे रहते हैं, छोटी से छोटी चीज़ से स्टार्ट होके भारत तक पहुँच गए ना अपन, बस। तो भारत क्या है? एक देश है। देश को पॉलिटी की टर्म में राज्य से संबोधित किया जाता है। किससे? राज्य से। राज्य की परिभाषा क्या है पॉलिटी के संदर्भ में? तो राज्य की परिभाषा जो है पॉलिटी के संदर्भ में अपन राज्य की बात करें, राज्य क्या है? राज्य के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें होनी चाहिए अपने पास। जैसे राज्य के लिए सबसे पहले राज्य के लिए एक भूभाग होना आवश्यक है। देश के लिए मतलब राज्य मतलब अपन देश की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो राज्य क्या है? राज्य के लिए अपन को चाहिए भूभाग, ठीक है, मतलब जमीन चाहिए, लैंड चाहिए। उसके बाद में इस ओनली भूभाग होने से कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे मेहनत भी रहनी चाहिए, मतलब जनसंख्या भी होनी चाहिए वहाँ की कुछ ना कुछ। तो वहाँ की दूसरी बात होती है जनसंख्या। राज्य के लिए दूसरी चीज़ क्या है? जनसंख्या होनी अनिवार्य है। उसके बाद में वहाँ पे होनी चाहिए संप्रभुता। संप्रभुता मतलब सॉवरिटी। सॉवरिटी का मतलब होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता इन द सेंस आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से वो जो है प्रांत स्वतंत्र हो, अपने हित के लिए कार्य कर सके, ठीक है। उसके बाद में होती है उसको चलाने के लिए सरकार। सरकार एक तरह से लीड करता है अपन को, ठीक है, लीड नेतृत्व के लिए। तो सरकार की आवश्यकता होती है, जो सरकार के अंदर संविधान और जो नेता है मतलब लीडरशिप है, दोनों का एक कंबाइंड रूप होता है सरकार। चलिए अब हम बात करते हैं सरकार के बारे में। सरकार क्या है? सरकार जिसे हम गवर्नमेंट बोलते हैं, और अभी के गानों के अंदर तो सरकार तो सदा अपनी है, मतलब ऐसे गाने चल रहे हैं, तो बस खुद अपनी अपनी सरकार बनाने में लगे सही, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है अपने गवर्नमेंट बोलते हैं इसे, गवर्नमेंट इसका पार्ट है। तो अपन गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे? एक सरकार क्या है? राज्य का उपकरण है, जो क्या करता है? लोक कल्याण के लिए कार्य करता है। राज्य लोक कल्याण के लिए कार्य करता है, मतलब देश के कल्याण के लिए कार्य, देश के कल्याण के लिए कार्य। यहां तक बात समझ में आई। अब हम बात कर रहे हैं सरकार के कितने अंग होते हैं, ठीक है। सरकार के मुख्यतः सामान्यतः जितने भी अभी तक आपने सुने, सरकार के 3 अंग होते हैं। मतलब सरकार किन किन रूपों से मिलकर बनी है। तो सरकार के 3 अंग कौन कौन से? भाई सभी को पता होगा मेरे हिसाब से, बेसिक, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं सरकार का पहला अंग जो होता है विधायिका। विधायिका के बाद में जो आता है इसको लेजिस्लेटिव बोलते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायक को लेजिस्लेटिव बोलते हैं, एल से लिख रहा हूं मैं, और एग्जीक्यूटिव इसको बोलते हैं, ई से डिनोट कर रहा हूँ, और न्यायपालिका मतलब जुडिशरी को हम जे से कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए विधायिका का काम क्या होता है? विधि का निर्माण करना। विधि मतलब कानून बनाना, ठीक है। तो ये जो है क्या होना चाहिए, इसी के ऊपर काम होना चाहिए। और ये कैसे होना चाहिए, कैसे के ऊपर काम करता है। और जो अपने न्यायपालिका है इन दोनों के ऊपर निगरानी रखती है, मतलब इन न्यायपालिका की दोहरी भूमिका है अपने निगरानी रखना, ठीक है। तो विधायिका का काम होता है विधि बनाना, ठीक है। और इससे विधायिका को क्या बोलते हैं? एक व्यवस्थापिका भी बोलते हैं, जो कि व्यवस्था बनाती है, ये व्यवस्थापिका, ठीक है। तो ये हो गया व्यवस्थापिका। अब व्यवस्थापिका के एग्जाम्पल के तौर पर अपन समझना चाहे, व्यवस्थापिका के अंदर कौन कौन से आएंगे? राज्यपाल तो आते हैं। राज्यपाल, राज्य की सापेक्ष बात करें तो राज्यपाल तो है ही है, देश के सापेक्ष बात करेंगे राष्ट्रपति आएगा। और इसके अलावा लोकसभा एंड राज्यसभा,
लोकसभा राज्यसभा आ गए, और विधानसभा और विधान परिषद भी इसके अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर? विधायिका में। विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक है। तो ये किसके पार्ट हो गए? विधायिका के पार्ट हो गए। उसके बाद में हम बात करें कार्यपालिका की। अगर विधि बन गया, कानून बन गया, तो कानून को लागू और क्रियान्वयन करेगा ना, तो इसका काम होता है कानून को या विधि को लागू करना। विधि लिख दिया मैंने, विधि शॉर्ट के अंदर, विधि को लागू करना और कानून का क्रियान्वयन करना, इसका जो है कार्य होता है। समझ में आया? ठीक है। तो कार्यपालिका का ये कार्य होता है, और कार्यपालिका अपने दो तरीके से होती है, ठीक है। एक अपने अस्थायी कार्यपालिका, सॉरी आपको नहीं दिख रहा होगा, उल्टे हाथ से लिखना पड़ेगा, अस्थायी कार्यपालिका, और एक होता है स्थायी कार्यपालिका, ठीक है। अस्थायी, स्थायी, अस्थायी के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, जो भी नेता लोग हैं, अशोक जी गहलोत है, अपने मदनलाल जी है, सरकार, ठीक है। तो ये जो है अपने मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिमंडल, ये अपने अस्थायी के अंदर आते हैं, ठीक है। और राज्य के अंदर बात करें तो राज्य के अंदर जो है डीएम और एसडीएम और आरटीएस, मतलब जो भी सरकारी कर्मचारी है, भाई कलेक्टर वगैरह है, आईएएस की परीक्षा बन के इतनी डिफिकल्ट एग्जाम देते हैं, टफेस्ट एग्जाम, आरएस की एग्जाम देते हैं, उसके बाद में कलेक्टर बनते हैं, तो इनको कैसे हटा सकते हैं? कोई गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, हटाएंगे तो फिर ऐसे चाय भी नहीं रहेगा, चाय खत्म हो जाएगा कलेक्टर बनने की। तो ये देखो जो है स्थायी के अंदर आते हैं डीएम, एसडीएम और आरटीएस। न्यायपालिका के अंदर अपने सुप्रीम कोर्ट आ जाती है, हाई कोर्ट आ जाती है। इसका काम होता है दोहरी भूमिका। दोहरी भूमिका मतलब ये अपने जो है व्यवस्थापिका, विधायिका मतलब जिसको व्यवस्थापिका भी बोलते हैं, और कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को, दोनों को ऊपर जो है निगरानी रखती है, दोनों के समीक्षा करती है, कानून बनाए हुए उनको और कैसे लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसकी जांच भी करती है। तो ये न्यायपालिका होती है। इतनी अपनी जो है सरकार की बेसिक स्ट्रक्चर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अपने इंडिया के अंदर हम बात करें संघ के अंदर, तो संघ सरकार की जो स्टार्टिंग होती है अपने अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद से होता है? तो अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक जो है अपने संघ सरकार के बारे में जानकारी देता है अपन को। और ये कौन से भाग में? तो ये संविधान के भाग 5 में, ये ध्यान रखना है, बेसिक जानकारी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। क्या बोला मैंने? संघ सरकार, संघ सरकार का जिक्र, संघ सरकार कहाँ से स्टार्ट होता है अपने संविधान के अंदर? तो भाग 5 के अंदर होता है, और अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक, ठीक है। अब उसके बाद में स्टार्ट होता है अपने राज्य सरकार, जिसे राज्य का संविधान भी बोला जाता है, ठीक है। तो राज्य सरकार का जिक्र भाग 6 के अंदर है, भाग 6 के अंदर। और अनुच्छेद कौन सा हो गया? अनुच्छेद 152 से 237, अनुच्छेद 152 से 237 तक ये अपने राज्य सरकार के हो गए। 40 से 242 जो है अपने यूनियन टेरिटरी के लिए है अनुच्छेद। तो इतना सा डाटा आपको याद रखना है, मैं भी याद रखूंगा, ठीक है। भाग 5, 6 और भाग 8 के अंदर यूनियन टेरिटरी है 239 से लेकर 242 तक। भाग 6 के अंदर अपने राज्य है सरकार, अनुच्छेद 152 से 237 तक। और भाग 5 के अंदर अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ सरकार के, ठीक है, बारे में लिखा हुआ है संघ सरकार। अब हम बात करते हैं अपने राज्य सरकार के बारे में। राज्य सरकार का जिक्र कौन से भाग के अंदर है? तो संविधान के भाग 6 के अंदर है, अभी मैंने बताया है। और भाग 6 के अंदर अपने अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 152 से लेकर कितने बताए हुए? 237। तो अनुच्छेद 152 से लेकर 167 कितने हो गए भाई? 152 से लेकर 167 तक ये अपने ऑलमोस्ट 15, 152 से 167 कार्यपालिका, ठीक है। और विधायिका आ जाती है 168 से 213 और 214 से 237 अपने न्यायपालिका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसके अंदर कौन कौन आएंगे कार्यपालिका में? मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल हो गया, ठीक है।
और अपने महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे, सीएम, ठीक है, राज्यपाल, ये सब इसमें आएंगे। विधायिका के अंदर क्या क्या आएंगे, राज्यपाल तो दोनों में आएगा, ये ध्यान रखना, राज्यपाल इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। इसके अंदर सीएम आ जाएंगे, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल आएंगे। इधर राज्यपाल आ गया, राज्यपाल के बाद में विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद इसके अंदर आ जाएगा। और विधान परिषद जो है वैकल्पिक रहती है, आवश्यकता हो, मतलब यूनियन टेरिटरी के अंदर तो है, कई स्टेट में है, कई स्टेट में नहीं है, वैकल्पिक है, ऑप्शनल है ये, वैकल्पिक। और यहाँ पे जो हाई कोर्ट के बारे में आ जाएगा अपने जिक्र, और जिला न्यायालय है उसके बारे में जिक्र आ जाएगा, जिला न्यायालय। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा, मैंने जितना प्रयास किया अपना उतने उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी तक की कहानी के अंदर कुछ खास नहीं था अपने। अब देखो एक चीज़ और, संघ के अंदर दोहरी शासन प्रणाली है, उसी प्रकार जो है राज्य के अंदर भी जो है दोहरी शासन प्रणाली उपयोग में ली गई है, ठीक है। तो राज्य के अंदर भी दोहरी शासन प्रणाली है संघ की तरह ही। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर नामात्र की एक तो होगी नाम की कार्यपालिका, जिसको बोलते हैं अपन राज्यपाल, और एक होता है वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका होता है अपने, कौन होता है भाई, सीएम होता है ना, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। चलिए अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत ही छोटी सी कहानी अपन करेंगे स्टार्ट। और कहानी के अंदर क्या होने वाला है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। कहानी कुछ ऐसी है कि एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ऐसी नहीं है भाई, बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, कहानी थोड़ी सी स्पेशल है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों के दो बच्चे थे भाई, राजा थी, रानी थी। राजा के दो बच्चे, राजा का नाम क्या था, चतुर सिंह, चतुरानंद बोल दो, चतुरानंद, आनंद में था और चतुर भी था। दो बच्चे थे, एक तो हरिभाऊ बड़ा था, हरिभाऊ था ये बड़ा, और भजनलाल जो था छोटा था, भजनलाल छोटा। राजा की द एंड होने पर, मतलब राजा की रामलीला खत्म होने के बाद में इन दोनों के बीच में हुआ संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, युद्ध हुआ। किस कारण, राजपाट को लेकर युद्ध हुआ। तो राजा के एक मित्र थी, मित्र कौन थी, दिल्ली की सुल्ताना, दिल्ली की सुल्ताना, राजा के मित्र, अच्छे संबंध थे, ठीक है। कौन है, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, दिल्ली की सुल्ताना मतलब अपने राष्ट्रपति की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू थे, इनको जो है वसीयतनामा राजा ने पहले दे दिया, चतुरानंद ने द्रौपदी मुर्मू को वसीयतनामा दे दिया, मतलब एक संविधान, एक नियम की दे दी पहले से कि यहाँ इनके बीच में अगर युद्ध हो या फिर ऐसे राज्य को लेकर विवाद चले तो आप जो है ये काम करना। तो द्रौपदी मुर्मू के पास ये दोनों गए, हरिभाऊ भी गया और भजनलाल भी गया। भजनलाल था, छोटा था लेकिन चतुर था, और ये भी था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, जो काम बताए वो कर लेता था, लेकिन इतना ज़्यादा चालाक नहीं था। कौन, हरिभाऊ चालाक नहीं था। तो द्रौपदी मुर्मू को ये बात पता थी, क्योंकि वसीयत के अंदर जो चतुरानंद था बहुत ज़्यादा चतुर था, सब कुछ लिख के गया था क्या करना है, कैसे करना है। तो द्रौपदी मुर्मू ने इन दोनों को बुलाया, और जैसे बड़ा था हरिभाऊ को क्या बना दिया, राज्यपाल बना, और इसको क्या बोला कि तू बड़ा है इसलिए राज्य का प्रमुख तू ही होगा, प्रथम नागरिक तू ही है, ऐसे करके वो हरिभाऊ तो राजी हो गया। उसको हरिभाऊ को कर दिया हैप्पी, ठीक है, हरिभाऊ हो गया हैप्पी। क्यों हो गया, क्योंकि राज्य का प्रथम नागरिक कौन बना, हरिभाऊ प्रथम नागरिक। क्यों, क्योंकि वो क्या है, गवर्नर है, प्रथम नागरिक है, संवैधानिक प्रमुख भी यही है, संवैधानिक प्रमुख राज्य का। तो ये हो गया। उसके बाद में भजनलाल जी नाराज कि यार निपुण तो मैं हूँ, कुशल मैं हूँ, योग्य मैं हूँ, सबसे ज़्यादा कूटनीति के मुझे आता है, मुझे ज्ञान है, मैं चतुर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जो है आपने मतलब प्रथम नागरिक ने बनाया, राज्यपाल ने बनाया। क्यों, फिर द्रौपदी मुर्मू ने कहा नहीं, आपको मुख्यमंत्री बनाया गया है, आप मुख्यमंत्री हो, सीएम हो, ठीक है, जो किसकी सहायता करेगा, राज्यपाल की। राज्यपाल तो क्या है, ओनली नाम मात्र का है। द्रौपदी मुर्मू ने इसको समझाया कि राज्यपाल तो है नाम मात्र का, ठीक है, वो तो मैं संभाल लूंगी राज्यपाल को, तो हरिभाऊ को तो
मैं संभाल लूंगी, मैं कहूँगी जैसे करेगा, मैं कहूँगी जब तक पद पर रहेगा, वरना पद छोड़ना पड़ेगा उसको। तो द्रौपदी मुर्मू के मतलब राष्ट्रपति के सीधे नियंत्रण में कौन है? राज्यपाल, मतलब हरिभाऊ बागड़े, अपने हरिभाऊ बागड़े जी। और मुख्यमंत्री क्या करता है? मुख्यमंत्री के पास होती है मेन पावर, क्योंकि ये कौन है? भजनलाल जी। भजनलाल जी इस कहानी के अंदर चतुर है, इसके कारण इसको मुख्यमंत्री बना दिया और अब राजपाट करने लगे। तो एक दिन राजा अपने महल में बैठा था। राजा कौन? राजा अपने हरिभाऊ। राजा बैठा हरिभाऊ, समझ ना, महल के अंदर बैठा था और महल के अंदर कार्रवाई जब चल रही थी तो मंत्रिपरिषद में कौन कौन आ गए? अपने सीएम आ गए, सीएम वगैरह आ गए और ये मंत्रिपरिषद आ गई। तो मंत्रिपरिषद और सीएम की सलाह पर जो है ये काम करते थे और राज्यपाल क्या करता था? ओनली हस्ताक्षर करता था और पूरा पावर जो किसके पास था? तो वो पूरा पावर जो था अपने सीएम के पास था। बताओ यहाँ तक की कहानी समझ में आई या नहीं आई? जरूर आई होगी। ठीक है, आगे देखो मैं क्या बताने वाला हूँ। ये तो हो गए अपने, तो ये हो गया ना केवल हस्ताक्षर, क्योंकि हस्ताक्षर करने की परंपरा ये निभाता था और ये भी खुश था कि अपन तो बड़े हैं, अपन को काम ज़्यादा करना नहीं, अपने सेवक नीचे वाले काम कर रहे हैं। तो ठीक है, ये ऐसा था। अब देखो तो अपन से इससे क्या सीखने को मिला कि राज्यपाल का पद जो है उसको जो है उसके लिए निर्वाचन नहीं होता, डायरेक्ट नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। जो अपने राष्ट्रपति कौन है? सुल्तान जो है द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति, सुल्ताना दिल्ली की। तो इसके द्वारा डायरेक्ट क्या किया जाए? नियुक्त किया जाता है। अब राज्यपाल के नियुक्त और निर्वाचित के संबंध के अंदर हिस्ट्री के अंदर एक संदर्भ या फिर एक कॉन्टेक्स्ट छोटा सा है, वो भी मैं चाहता हूँ कि आपको पता चल जाए। बाकी नॉलेज के पर्पज से आप रख सकते हो याद कि मतलब जब भी राज्यपाल का पद सृजित किया जा रहा था, मतलब उस समय की बात है, राज्यपाल का पद सृजित किया जा रहा था, तब 2 प्रश्न थे कि इसको निर्वाचित रखा जाए या इसको नियुक्त किया जाए। तो नियुक्त करने के संबंध में कौन कौन थे? अपने बाबा साहेब BR अम्बेडकर साहब, इन्होंने बोला कि नहीं, राज्यपाल तो नियुक्त होना चाहिए। अम्बेडकर साहब और P जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये दोनों तो जो थे इनका मत था कि नियुक्त किया जाए राज्यपाल को। और VT कृष्णमाचारी जो था ना, VT कृष्णमाचारी और एक और था जीवी पंत, ठीक है। इन दोनों का मानना था कि राज्यपाल तो निर्वाचित ही होना चाहिए। लेकिन राज्यपाल के निर्वाचित होने में कुछ समस्याएं थी। समस्या क्या थी कि जो राज्यपाल को अगर निर्वाचित किया गया तो जो पॉलिटिकल हस्तक्षेप होगा, भाई अपने जो है, पहली बात तो वो अपने चाहते थे कि संघ के अधीन रहे, जो भी राज्यपाल रहे वो संघ के अधीन रहे। अगर निर्वाचित होने लग गया तो वो स्वतंत्र रहेगा तो वो संघ के अधीन कार्य नहीं कर पाएगा, अपनी मनमानी करेगा। और दूसरी चीज वो उसके जो है मतलब पारदर्शिता के ऊपर सवाल आएगा, उसके काम के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो अपने सीधे पॉलिटिकल इफेक्ट में आएगा। सीएम जो भी रहेगा सीएम के प्रभाव में आएगा और शासन के अंदर जो है निष्पक्षता और विश्वसनीयता का जो है थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। इस कारण जो है निर्वाचित को कैंसिल किया गया, क्योंकि निर्वाचित करेंगे तो फिर वापस वही है, वोट बैंक की नीति अपनाई जाएगी। फिर तो जो अपने कानून को एकदम पारदर्शिता रखने के लिए और सही से लागू होने के लिए सबसे बेहतर था अपने राज्यपाल को नियुक्त किया जाए। क्योंकि इसके अंदर अगर निर्वाचित भी किया ना, तो राज्यपाल को अलग से निर्वाचित, तो इसके अंदर अलग से जो है फंड लगेगा, अलग से जो है समय भी लगेगा, चुनाव भी होगा, ठीक है, खर्चा भी लग गया चुनाव के अंदर। तो ये चीज़ें भी नहीं थी सही। तो इस कारण जो है निर्वाचित को कैंसिल किया गया और नियुक्त जो है इसको किया गया। अब देखिए हम बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल क्या है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख है और जो राज्यपाल की वास्तविक कार्यपालिका जो है मुख्यमंत्री में समाहित होती है। अब बात कर रहे हैं हम अनुच्छेद 152 की। अनुच्छेद 152 क्या है? अनुच्छेद 152 के अंदर राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 152 राज्य शब्द परिभाषित। स्टार्टिंग की हम बात करें तो स्टार्टिंग के अंदर इस राज्य शब्द के अंदर जो है जम्मू कश्मीर सम्मिलित नहीं था। फिर 6 अगस्त 2019 को
6 अगस्त 2019, ठीक है। इस दिन क्या हुआ था? 370(3) अनुच्छेद है 370(3), इसके अनुसार जो है संसद के द्वारा एक क्या बोलते हैं संस्तुति, क्या बोलते हैं उसको, संसद के द्वारा संस्तुति, हाँ सही बोलते हैं संस्तुति के जरिए जो है राष्ट्रपति द्वारा घोषणा कर दी गई कि जम्मू कश्मीर भी जो है अब राज्य के अंतर्गत आएगा और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिला। आर्टिकल 370(3) हट गई, 370(1) अभी भी लागू है, 370(2) और 3 हटी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद में 31 अक्टूबर 2019 को ही जो है 2 यूनियन टेरिटरी आई थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये भी ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बनी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 370 हटने के बाद में 152 के अंदर जो है जम्मू कश्मीर भी सम्मिलित हो गया, ठीक है, अपने राज्य के अंदर। तो उसके अंदर ये हो गया। अब बात करते हैं अपनी स्पेशल ट्रिक क्या है। यहाँ तक आप आए, रुके, धन्यवाद। उसके लिए फिर हम स्पेशल ट्रिक आपके लिए है, क्योंकि आप यहाँ तक रुके हैं। तो स्पेशल ट्रिक क्या होगी याद करने के लिए? देखो इधर देखिए, तो राजा की नाक योगा से साफ, राजा की नाक योगा से साफ, ठीक है। तो राजा मतलब कौन है? राजा राज्यपाल ही है ना, राज्यपाल हो गया। उसके बाद में किसके अंदर है राज्यपाल? 153 में किस राज्य का एक राज्यपाल होगा। और 7वां संविधान संशोधन 1956 को, 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1956 को हुआ था। और इसके तहत क्या हुआ? एक राज्य का एक या एक से अधिक जो है, 2 या 2 से अधिक जो है राज्यपाल हो सकता है, 2 या अधिक राज्यपाल हो सकता है एक राज्य का। ये कौन सा जो है संविधान संशोधन था? 7वां था, 1956 के अंदर हुआ था। उसके बाद में 154 के अंदर कार्यपालिका शक्ति है। कार्यपालिका शक्ति किसकी? राज्यपाल की। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल के अंदर निहित होगी, और जो इसका उपयोग जो है वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ कौन है? अधीनस्थ उसके हैं मंत्रिपरिषद और नौकरशाही। एक तो मंत्रिपरिषद हो गए, परिषद और नौकरशाही। नौकरशाही के अंदर आप बात करते हैं तो अपन के सामने आती है ना डीएम, एसडीएम और वही, और मंत्रिपरिषद के अंदर सीएम वगैरह आ गए। तो इनके द्वारा जो है वो अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। उसके बाद में 155 नाश हो जाएगा निर्वाचन। 155 के अंदर राज्यपाल का निर्वाचन संबंधित है। निर्वाचन मतलब राज्यपाल को नियुक्त कौन करेगा? नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। और निर्वाचन जो है निर्वाचित होता है केंद्र सरकार द्वारा। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है निर्वाचित किया जाता है और राष्ट्रपति जो है उसको नियुक्त करता है। अब देखो राज्यपाल जो है ये पद जो भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है प्रेरित है, 1935 से प्रेरित। और दूसरी चीज अपन को बात समझ में आए, ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है राज्यपाल की नियुक्ति की? तो ये कनाडा से ली गई है, ठीक है, कनाडा से ली गई है राज्यपाल की नियुक्ति। अब उसके बाद में हम बात कर रहे हैं, ये हो गया राज्यपाल होगा, कार्यपालिका शक्ति 154 के अंदर आगे निर्वाचन हो गया। उसके बाद में आती है कार्यकाल। कार्यकाल राज्यपाल का कार्यकाल जो है 5 वर्ष तक का रखा गया है, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल रहेगा अपने पद पर। उसके बाद में राष्ट्रपति की इच्छा हुई तो वो उसको हटा भी सकता है बीच के अंदर। जैसे किसको हटाया गया था? एक था, देखो नाम याद आ गया, रघुकुल तिलक 1981 के अंदर रघुकुल तिलक को जो है राष्ट्रपति ने हटाया था, रघुकुल तिलक, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए अगर राज्यपाल नया नियुक्त नहीं हो पाता है किसी भी कारणवश से,
तो जो पुराना वाला राज्यपाल होता है वही पद के ऊपर बना रहता है और उसको जो वेतन है 5 साल के बाद में अगर वो राज्यपाल बना रहता है तो प्रतिदिन के हिसाब से जो है वेतन दिया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके अलावा या तो राज्यपाल का पद रिक्त होने पे, कैसे, स्वास्थ्य के कारण, मृत्यु, त्यागपत्र, कोई भी कारण हो गया, राज्यपाल का पद रिक्त हो गया, तो उस समय जो है जो अपने क्या है अपने यहाँ पे न्याय हाई कोर्ट है ना, उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय का जो है उच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो कार्यवाहक राज्यपाल की भूमिका निभाएगा। तो पद रिक्त होने पर कौन करता है? हाई कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश को क्या बनाया जाता है? कार्यवाहक न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल। बताओ समझ में आया या नहीं? हाई कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश जो है कार्यवाहक राज्यपाल बनेगा। यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद में ये किसके अंदर था? 156 के अंदर है कार्यकाल, ठीक है। 157 में क्या है? 157 में अपने राज्यपाल की योग्यता, तो कोई भी योग्यता हो, पहला भारत का नागरिक होगा और दूसरा न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, ठीक है। तो 2 चीज ध्यान रखना, नागरिक होना चाहिए भारत का नागरिक, और न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष। न्यूनतम आयु कितना? 35 वर्ष। ये यहाँ तक 2 चीजें कंप्लीट हो गई आपके सामने। अब देखिए 100 अपने जो है ये हो गया ना, योग्यता आ गई 157 के अंदर। उसके बाद में सेवा और शर्तें जो है अपने 158 के अंदर है, और साफ से हो जाएगा शपथ जो अपने है 159 में अपने क्या हो गई? शपथ। तो 158 के अंदर सेवा और शर्तें के अंदर विधानमंडल या विधान परिषद का जो है मंत्री मतलब एमएलए या एमपी नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये किसके लिए बोल रहा हूँ मैं? 158 के अंदर सेवा और शर्तें है ना, सेवा और शर्तें, उसके अंदर क्या क्या है? एमएलए या एमपी नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वेतन जो है केंद्र की जो है संचित निधि पर भारित रहेगा, और जो है पेंशन जो है केंद्र सरकार देगी, और जबकि वेतन जो है राज्य सरकार के द्वारा दे रहेगा, ये पता है। और उसके बाद में देखिए अलाभकारी परिवर्तन, राज्यपाल के जो वेतन या भत्ते हैं उसके अंदर जो है अलाभकारी परिवर्तन या कटौती जो है नहीं की जाएगी। ये अपने आर्टिकल 158 के अंदर लिखा हुआ है, सेवा और शर्तें के अंदर, ठीक है। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं शपथ की। तो 159 के अंदर राज्यपाल की शपथ है, और शपथ कौन कराता है? हाई कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश, ठीक। और शपथ ये दिलाता तो इसके समक्ष लेता है, हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। और शपथ पत्र कौन सुनाता है? शपथ पत्र बोलता कौन है? अपने सचिव शपथ पत्र बोलता है। और अधिपत्र भी बोला जाता है भाई शपथ को। अधिपत्र जो है अपने समझ लो, अगर हरिभाऊ बागड़े अगर राज्यपाल बने हैं तो सुधांशु पंत ने शपथ सुनाया होगा। तो सुधांशु पंत अपनी कौन है? सचिव है। सुधांशु पंत ने सचिव है। सचिव क्या सुनाता है? अधिपत्र को पढ़कर सचिव सुनाता है। और नियुक्ति पत्र जारी कौन करता है? तो ये नियुक्ति पत्र जो है राज्यपाल की नियुक्ति पत्र ये जारी करता है अपने राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति के पास ही गए थे ना सुल्ताना दिल्ली की, यही तो है। तो यही हो गया अपने यहाँ तक का जो है राज्यपाल आपके मेरे हिसाब से कंप्लीट होगा पूरा। देखिए राजा की नाक योगा से साफ, ठीक है। हमारे कॉलेज के अंदर भी आए थे एक बार, स्कूल के अंदर, मतलब वो ऐसे योगा आता है ना, पता नहीं एक डोरा था या क्या था, यहाँ से पानी डाला, यहाँ से ऐसे निकल गए। आपके भी आए होंगे, ये आपने कभी देखा होगा वीडियो। मैं एक बार के लिए इसके अंदर आपके डाल दूंगा वीडियो के अंदर, इसी वीडियो के अंदर अटैच करके, तो आप समझ जाएंगे। तो राजा की नाक योगा से साफ, अपन ने पता है राज्य का राजा कौन है? राज्यपाल ही है। और इस राजा की नाक को साफ करना है। एक बार नाक के अंदर क्या वो बहुत सारी मतलब क्या हो गया, जुकाम लगी राजा को खतरनाक, तो साफ करनी थी। तो योगा, एक योगी बाबा है, उन्होंने जो राजा की नाक साफ करने का तरीका बताया। यहाँ से जल डालो, यहाँ से निकलेगा, तो वैसे तो राजा की नाक योगा से साफ, ठीक है। तो राज्यपाल 152 के अंदर तो राज्य का जिक्र है, राज्य शब्द की परिभाषा था इसके अंदर 152 के अंदर क्या है? राज्य की परिभाषा। उसके बाद में
राज्यपाल होगा 153 के अंदर है, और 7वां संविधान संशोधन 1956 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, तो उसके अंदर हो गया। उसके बाद में कार्यपालिका शक्ति, ये किसमें निहित है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और अधीनस्थ के माध्यम से जो है वो अपनी इस शक्तियों का उपयोग करता है। मंत्रिपरिषद और नौकरशाही। निर्वाचन जो होता है वो 155 आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल का निर्वाचन जो है केंद्र सरकार करती है, नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, और ये जो है पद 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रेरित है और कनाडा से लिया गया है राष्ट्रपति की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है पूरी। और उसके बाद में कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, और उससे पहले भी राष्ट्रपति अगर इच्छा हो तो उसको हटा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के 1981 के अंदर जो है रघुकुल तिलक को जो हटाया गया था बीच के अंदर। और अगर पद रिक्त हो जाए किसी भी कारण से तो हाईकोर्ट का जो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होता है वो कार्यवाहक राज्यपाल की भूमिका निभाता है, ठीक है। उसके बाद में कार्यकाल आ गया ना, फिर योग्यता आई थी भारत का नागरिक को 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उसके बाद में सेवा और शर्तें के अंदर MP MLA नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेतन के अंदर जो है अलाभकारी कटौती या परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और जो है उसका राज्यपाल का वेतन जो है संचित निधि के ऊपर भारित रहेगा, किसकी? केंद्र की। और पेंशन कौन देगा? केंद्र। वेतन कौन देगा? राज्य सरकार, ठीक है। और एक या एक से अधिक राज्यों का अगर वो राज्यपाल है तो उसका जो वेतन है राज्य और केंद्र के बीच में समान अनुपात में जो है विभाजित रहेगा। ये भी जो अपने इसके अंदर है आर्टिकल 158 सेवा और शर्तें के अंदर। और शपथ के अंदर शपथ कौन दिलाएगा? हाईकोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष जो है ये शपथ देता है। और सचिव कौन है? सचिव जो अधिपत्र को पढ़कर सुनाता है, तो अधिपत्र को पढ़कर कौन सुनाता है? सचिव। और अपने वर्तमान सचिव सुधांशु पंत। राष्ट्रपति की नियुक्ति पत्र कौन भेजता है? राष्ट्रपति नियुक्ति पत्र भेजता है किसका? राज्यपाल का। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से 159 के पूरे जो है अपने आर्टिकल कंप्लीट होंगे, क्लियर होंगे आपके पास। राज्यपाल की देखो विधायी शक्तियाँ मतलब 174 के अंदर दे रखी है, सत्र का अवसान करना, ठीक है। मंत्रिपरिषद की बैठक को समय समय पर जो है राज्य विधानमंडल के सत्र बुलाता है, उसका अवसान करता है, विघटित करता है, और सदस्यों को मतलब ये चीज़ें मैं जो है अगली क्लास के अंदर ही कमेंट कर दूंगा, ये काफ़ी लंबी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक मैं करता हूँ, आपको समझ में आया होगा राज्यपाल का। ऑल द बेस्ट, ओके, थैंक यू।